हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। हमने पिछली बार हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था विविधता के बारे में। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, विविधता एवं भेदभाव। तो हम लोग जानेंगे आखिर विविधता और भेदभाव होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा विकलांग है, तो बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं, अभी भी इस दुनिया में ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो क्या करते हैं कि विकलांग लोग देखते हैं तो उन्हें बहुत नीचा नज़र से देखते हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है और उनके मन को ठेस पहुंचता है और वो उनसे बहुत ही अलग महसूस करने लगते हैं। उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। वो ये सोचने लगते हैं कि हम इनसे अलग हैं, तभी तो हम किसी भी प्रकार के समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे उनके मन में इस तरह की भावनाएं शामिल हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कि हम इनसे अलग हैं, इसी तरह से, इसीलिए हमारे साथ इस तरह से होता है। और क्या होता है, उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। अब आगे हम पढ़ते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। मान लीजिए अगर दूसरे लोग हमारे साथ सेम वैसे व्यवहार करें तो हमें गुस्सा तो ज़रूर आएगा, दुख तो ज़रूर होगा, हमारे मन को ठेस तो ज़रूर पहुँचेगा और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम क्या समझेंगे? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें देख लीजिए। ये व्हील चेयर में बैठा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, आंखों से देख नहीं सकता, ये इसके हाथ में ही छड़ी है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं मौजूद। विविधता और भेदभाव कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, हम क्या हैं और हम कैसे हैं। ठीक है, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह की भूगोल और उनके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप संक्षिप्त में ही निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में मुख्य 8 धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मान्यता केवल 22 भाषाओं को मिली है। ठीक है, और 8 धर्म तो आप लोग को मालूम ही होगा। हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, है ना, ये सब मिला करके धर्म हो गया। इतने सारे धर्म को माना जाता है। और मान्यता केवल, इतना ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि मान्यता केवल 22 भाषाओं को मिली है। बाकी यहाँ पर 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। और फिर देखिए आगे चलते हैं। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। सोचिए, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं तो हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। ये पूर्वाग्रह पे भी ज़रूर ध्यान डालिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। ये जो पूर्वाग्रह छोटे छोटे डब्बों में बना हुआ होता है, उन्हें क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं, उन्हें पढ़ते नहीं। लेकिन वहीं से एग्जामिनर क्या करते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठा के देते हैं। ठीक है, तो उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें पढ़ना है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकर रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। अब यहाँ तो आप समझ में आ गई होगा कि पूर्वाग्रह आखिर होता क्या है। अगर किसी के
प्रति हम अपने मन में एक तरह का इमेजिन बना लें, ठीक है, कि वो चोर है या किसी ने कह दी कि वो चोर है, तो हम अपने मन में बैठा लेते हैं कि हाँ वो चोर ही है। और कई बार क्या करते हैं कि हम उन्हें ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके मन को ठेस पहुंचाता है, ठीक है। असल में वो चीज़ वो चोर है नहीं, लेकिन हमारे मन में ये बात बैठा दिया गया है, ठीक है, और वो हमारे मन में क्या करता है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथन में दिया गया है, लोगों के आलसी या कंजूस माना भी पूर्वाग्रह ही है, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया कि वो कंजूस है, तो हम सोच लिए कि अपने मन में ये हम बात बैठा लिए, ठीक है, कि नहीं वो कंजूस ही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी हो सकती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। उसका परिणाम क्या होगा, हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं आदि, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ये टिक लगाने वाली है, ठीक है। जो बातों से आप शहरी या ग्रामीण बातों से आप सहमत हो, उन पर टिक लगाइए, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर ग्रामीण लोग के बारे में देखेंगे। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। आप जिसमें सहमत हो उसमें आप टिक लगा सकते हैं, सही का, ठीक है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की और स्थानांतरित करने में बाध्य होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे शहरी लोगों के बारे में, ठीक है। अब हम शहरी लोग के बारे में देखेंगे। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे का चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। आप जिससे सहमत है वहाँ पर निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। क्या होता है कि किसी के बारे में हमें किसी ने बता दिया कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो हमारे मन में वो बात बैठ जाता है, पूर्वाग्रह ले लेते हैं हम, ठीक है, कि नहीं वो उसके बारे में हम सुने कि वो बुरा इंसान है तो वो बुरा ही है। हम उसके बारे में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हमने जो सुना है हम उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं, हमारा खुद का माइंड है, हम खुद से सोच सकते हैं कि नहीं वो इंसान का व्यवहार आखिर है कैसा हमारे प्रति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखिए कि क्या सच्चाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों का चर्चा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ किस तरह से बना हुआ है, वे बहुत ही सुशील हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है, वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। अब यहाँ पर ये बात आ गया है, सुशील है, तो सुशील हम किन्हें कहेंगे? लड़का को कहेंगे या लड़की को कहेंगे? लड़की को, अक्सर सी बात है लड़की को कहेंगे। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये भी लड़की को कहेंगे, ठीक है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, तो ये जरूरी नहीं कि लड़का ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वो उन्होंने जिम किया है या और कुछ किया तो उनका शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। अब देख लीजिए मैरी कॉम को देखिए, ले लीजिए फॉर्गी सिस्टर को देख लीजिए, वो रेसलर है, बॉक्सर है ना। वे शरारती है, तो ये शरारती, क्या केवल लड़कियां शरारती होती है या केवल लड़के शरारती होते हैं? ऐसा तो है नहीं, दोनों शरारती होते। वे नृत्य करने और चित्रकारी करने में निपुण है, ठीक है। चित्रकारी लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है, ठीक है। वे रोते नहीं हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, क्या रोना लड़कों को नहीं आता है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? उन्हें दुख नहीं होता है?
लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे समाज में प्रचलन चढ़ गया कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्या लड़कों को दुख नहीं होता है, उनके अंदर फीलिंग नहीं होती, उन्हें रोना नहीं आ सकता है क्या। लेकिन इस तरह से बोलकर क्या करते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है। अब देख लीजिए, खेल में निपुण है, ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही खेल अच्छा खेले, लड़कियां भी अच्छा खेल खेल सकती है। सानिया मिर्जा को ही ले लीजिए, कितना अच्छा खेलती है। वे खाना पकाने में निपुण है। अब यहाँ खाना पकाने में निपुण है, क्या लड़कियां ही खाना पकाती है? अरे बाबा नहीं, लड़के भी खाना पकाते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखिए लड़के शेफ़ हैं, है ना। ठीक है, वो भावुक हैं। ये सारी बातें लड़के और लड़कियों के बीच कही गई है, लेकिन क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ वो दोनों में होता है, लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देखेंगे, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है, ये चित्र आप जो देख रहे हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी भी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या नहीं बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, ये कह रहा है। ठीक है, कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। जाहिर सी बात है, हमें भी दुख होता है ना, तुम दूसरों से कितनी अलग हो। क्या उसका दिमाग सही है? यहाँ पे देखिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ऐसा नहीं है, देखिए ये लड़की यहाँ पे कितना अच्छा चित्र बना रही है। भले ये विकलांग है, लेकिन यहाँ पे ये चित्र कितना बढ़िया बना रही है, आप देख रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है जो बच्चे विकलांग है वो मानसिक रूप से भी विकलांग है। नहीं, ये सोचना हमारे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि इनके पैर से ये विकलांग है, लेकिन ये कितना बढ़िया पेंटिंग बना रही है। आगे चलकर क्या बताए, इनका पेंटिंग इतना फेमस हो जाए, इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा जा सकता है ना। तो किसी के बारे में हम कुछ ऐसी बातें नहीं सोच सकते जो वो नहीं होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, ऊपर के चित्र में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है क्या, कुछ खास ज़रूरत वाले बच्चे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो शब्द था उन्हें बदलकर क्या रखा गया, खास ज़रूरत वाले बच्चे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, खास ज़रूरत वाले बच्चे इन्हें कहा गया है। ठीक है, खास ज़रूरत वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों का सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष पर तर्क दीजिए। क्या आप चाहते हैं, आपकी सोच क्या है? ठीक है, आप खुद से सोचिए कि क्या जो खास ज़रूरत वाले बच्चे उनके लिए अलग स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, या आप सोच कर लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं रोते बाबा, क्यों नहीं रोना चाहिए? कि अभी तो हमने बताया था कि लड़के को फीलिंग नहीं है, उन्हें रोना नहीं आता है। अरे सबको रोना आता है भाई, सब इंसान है। ठीक है, रोना हर किसी को, हर इंसान के अंदर दिल होता है, उनके फीलिंग होता है, इमोशन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं,
दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। वो रोते नहीं हैं, इसलिए नहीं रोते क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम रोएंगे, मेरे फ्रेंड्स है वो मुझे ये कहेंगे कि लड़कों की तरह लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं और अपने आप को रोने से रोक लेते हैं। लेकिन रोना चाहिए, अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे मन को शांति मिलती है। ठीक है, अंदर की जो परेशानी होता है वो आंसू बनकर बाहर आ जाते हैं। रोने से मन हल्का होता है। ठीक है, अब लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इस मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। ठीक है, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, इस टॉपिक को हम देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से रूढ़िबद्ध धारणाएं पहले थी और अब भी है। समाज में भी बहुत ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत ऐसी ख़त्म हुई है और बहुत सारी अभी बाकी ही है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। कारण होता है हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती है। ठीक है, कैसा होता है? क्या आप लोग मानते कैसा होता है? नहीं ना, लड़कियां भी हवाई जहाज़ उड़ाती है। ठीक है, अब आप इन्हें देख लीजिए, बछेंद्री पाल को। बछेंद्री पाल क्या कौन थी? वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और एक है दूसरा, कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी? अभी यहाँ पे रूढ़िबद्ध आ गया क्या कि लड़कियाँ स्पेस नहीं चला सकती है, ये क्या बोलता है, हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती है। कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष की यात्रा स्टार्ट किया था और 5 दिसंबर 1997 तक अंतरिक्ष में रही थी कल्पना चावला। तो वो भी तो एक लड़की थी ना। अब लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए इस तरह की लोग अपने मन में रूढ़िबद्ध धारणा ना बैठाएं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब इस छोटे से बॉक्स में हम देखेंगे, यहाँ ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। ठीक है, कई बार की धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती है। ठीक है, असमानता एवं भेदभाव। अब हम देखेंगे असमानता एवं भेदभाव क्या है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव क्या है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। भेदभाव को ख़त्म करने के बाद कही है इसमें, क्योंकि अगर भेदभाव करेगा तो उन्हें कानूनी तरीके से दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो भेदभाव को ख़त्म किया गया है। भेदभाव कई कारणों से होता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए लीजिए, उनका धर्म अलग था, यह विविधता के एक पहलू है, पर यह भेदभाव का
पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो क्या था, गरीब था, और समीर एक जो था वो पढ़ा लिखा था, पैसे वाला अमीर था वो। ठीक है, क्या है, समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है, दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक कारण कि वे इस समुदाय के सदस्य है उसकी जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों, लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे क्या है, भेदभाव का सामना करने पर। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे भेदभाव का सामना करने पर। ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। ठीक है, लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह के एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिनमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबको ऊपर रखा। उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा कि समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया। उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। ऊंची जाति के लोग घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के लोगों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो भी, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ ये देखेंगे कि जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। यहाँ देखेंगे आप, ये दो बच्चे जो है यहाँ पे इसे अलग बैठाया गया, ये बच्चे अलग है ना। तो पहले जाति के आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। इन बच्चों को अलग शिक्षा, इन बच्चों को अलग बैठाया जाता था, इन बच्चों को अलग। ठीक है, अभी हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म हुआ था 1991 में और मृत्यु 1956 में, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। कौन सी जाति में हुआ था? महार जाति में। ठीक है, कई बार सवाल ऐसा अगर मान लो अगर पूछ लिया तो आप याद रखेंगे। ठीक है, जन्म हुआ था। अछूत माने जाते थे, जो क्या था उसे अछूत मानी जाती थी। ठीक है, महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म
परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। ये इनका कहना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया। ये अपनी कहानी बता रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है वो अपनी कहानी बता रहे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आए। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गए कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा तो वो भौचक के रह गए, यानी वो बहुत ही उन्हें बहुत जोर का धक्का लगा। ठीक है। सुनकर उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं करना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि हम पैसे से नहीं बन सकती थी बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोलतोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने की साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवान ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष। ठीक है। अब देखेंगे समानता के लिए संघर्ष कैसे हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये ध्यान रखिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवान ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? ठीक है। आप लोग इसका आंसर बनाइएगा। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। ठीक है। ये भी बनाइएगा आप लोग। 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आप लोग देखिए, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर जी को प्रतिक्रिया हुई, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन करें। इन्हें भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है, उससे आपको कैसा महसूस हुआ? आप लोग इन्हें भी अपने खुद से आंसर बनाइएगा। ठीक है। तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप लोग इनका आंसर बहुत ही ईजिली बना पाएंगे और एग्ज़ाम में क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहाँ से भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले भी बात हुई है, सॉरी हम कहाँ थे, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसा उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये फोटोज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपने अधिकार की मांग करती हुई औरतें। ठीक है, देख रहे होंगे अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और जब राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इस लड़ाइयों के लिए हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अपराध की तरह देखा जाता है। अब देखिएगा, अस्पृश्यता का अंत हुआ है अनुच्छेद 17 में। जो भी अगर भेदभाव की अस्पृश्यता का अंत अगर नहीं किया, अगर छुआछूत माने रहे तो उन्हें क्या करता है, अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्हें वो दंड का हकदारी बनेगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तो आप देख ही चुके होंगे। समानता का अधिकार है, हर चीज़ का समान अधिकार सारे लोगों को मिला है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सबको समान अधिकार मिला है। और अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, जब संविधान बना था उसी टाइम अनुच्छेद में लिख दिया गया है, इन्हें कानूनी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत, असमानता जो होता था उनका भी अंत हुआ है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियाँ सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य, यहाँ जो आप किसी को भी पहचानते भी होंगे तो उस पर उसका नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। संविधान के लेखकों ने भी यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना जैसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीय को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। अब हम यहाँ देखेंगे भारत का संविधान, उद्देशिका। ठीक है, अब उद्देशिका के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है? अब हम उद्देशिका को पढ़ेंगे। ठीक है, उद्देशिका हम देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जहाँ जहाँ ये हाईलाइट किया हुआ है ना, वो सब वर्ड बाद में जोड़े गए हैं, बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में ये सारे वर्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो संप्रभु है, आप दिखाते हैं ये जो वर्ड है संप्रभु, इसका अर्थ होता है राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है, उसकी घोषणा करती है, यानी राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रभुत्व। ठीक है, प्रभुत्व हो गया। हम देखेंगे समाजवादी, ये सारे हो गए। यहाँ देखेंगे समाजवादी। ठीक है, ये समाजवादी का अर्थ हो गया भारतीय सामाजिक अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक धर्मों से होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसका है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना, यानी धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना। ठीक है, आगे देखेंगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ठीक है, अब उद्देशिका क्या है ये भी जान लेंगे हम लोग। तो उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा और बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। ये हमारी उद्देशिका हो गई। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये देखिए, तो आप लोग इन्हें बनाइएगा। स्टोरी को पढ़ने के बाद इसका आंसर बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारा टॉपिक कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।